स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी, वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद और इस चैप्टर को पढ़ने की क्या वजह है, या वर्क, एनर्जी और पावर इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, आज ये सब कुछ हम लोग जो है वो आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे। और साथ ही इसका जो पहला आर्टिकल है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वो पढ़ेंगे। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास, क्लास 11 फिजिक्स की जो न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास। उसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 2 था उसका नाम था फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन उसका नाम था, जिसका मतलब ये था कि अगर कोई भी बॉडी है और यानी कि एक बॉक्स है, उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा। ठीक है, फिर जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 था उसका नाम था सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन, कि अगर कोई बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, यानी कि एक सर्कुलर पाथ कवर कर रही है या रोटेट कर रही है, तो उसकी जो फोर्स, उस वक्त उसके ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो क्या होती है, हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में ये पढ़ा। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में हम लोग देखेंगे कि हमारे पास जो पाथ है वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का पाथ है। चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने जो पाथ पढ़ा था वो स्ट्रेट पाथ था। चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने बॉडी की मोशन जो पढ़ी थी वो सर्कुलर पाथ पे पढ़ी थी। जो स्ट्रेट पाथ पे और सर्कुलर पाथ पे जब हम लोगों ने बॉडी की मोशन पढ़ी थी तब उसका जो एक्सीलरेशन था वो कांस्टेंट था। ये स्ट्रेट पाथ था और सर्कुलर पाथ था, और इन दोनों पाथ्स में जो हमारे पास बॉडी जब मूव कर रही होती है, जाहिर सी बात है अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उसका जो है कुछ एक्सीलरेशन भी होता है। इन दोनों पाथ्स में जो है वो बॉडी का जो एक्सीलरेशन था वो कांस्टेंट था। लेकिन चैप्टर नंबर 4 में बॉडी जिस पाथ से मूव करती है, जिस पाथ के थ्रू कुछ डिस्टेंस कवर करती है, वो हमारे पास इस तरह का पाथ है। ठीक है, अब देखें, यहाँ से हमारे मेरे पास एक बॉडी है जो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो मूव करती है। ठीक है, अब इस बॉडी ने जो है इस पाथ को कवर करते हुए यहाँ तक आई है, तो यहाँ से यहाँ तक आते हुए इन पॉइंट्स के ऊपर या टेंजेंटेनियल पॉइंट्स के ऊपर इसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं रहा। ठीक है, बॉडी पहले सर्कुलर पाथ में मूव करती थी तब उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट था, बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव कर रही थी तब उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट था। लेकिन अगर बॉडी जब इस तरह का पाथ कोई फॉलो करती है तब उसका एक्सीलरेशन जो है वो पॉइंट के हर पॉइंट पे उसका जो एक्सीलरेशन है वो डिफरेंट होता है। इस पॉइंट पे उसका एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे उसका एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे एक्सीलरेशन डिफरेंट था। तो हर पॉइंट पे जो बॉडीज़ हैं उनका जो एक्सीलरेशन है वो डिफरेंट होता है। तो अब अगर हमारे पास कोई बॉडी है वो मूव कर रही है किसी पाथ के थ्रू और उसका जो है एक्सीलरेशन वो कांस्टेंट नहीं है, तो मतलब कि उस बॉडी के ऊपर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो होल्ड नहीं कर सकती। ठीक है, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है उसके ऊपर उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो होल्ड कर रही है। अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, तब भी उसके ऊपर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस होल्ड करती है। लेकिन अगर बॉडी जो है इस तरह का टेढ़ा मेढ़ा पाथ फॉलो कर रही है और उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब उसके ऊपर जो है इक्वेशंस ऑफ मोशंस होल्ड नहीं करेंगी। अगर हम लोग इसके एक पॉइंट का एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए जो है वो उसके ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो पुट करें, अब देखें कि हम इमेजिन कर लें कि बॉडी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक आते हुए जो है वो 100 पॉइंट्स जो है वो बने हैं, और 100 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो उसका एक्सीलरेशन जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, अब उन पॉइंट्स के ऊपर एक एक उन 100 पॉइंट्स में से एक एक पॉइंट के ऊपर हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो है अप्लाइड करें, फिर जो है उसका एक्सीलरेशन फाइंड आउट करें। ठीक है, फिर
जो है वो सारे पॉइंट्स के एक्सेलरेशन को देखें कि इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या था, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन क्या था, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम हो जाता है। ठीक है, इस वजह से इस काम को आसान बनाने के लिए बॉडी का जो है वो डिफरेंट पॉइंट पे जो है एक्सेलरेशन जो डिफरेंट होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर नंबर 4 जो है हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला, इसमें हम लोग जो है वो सबसे पहले पढ़ेंगे वर्क को, फिर पढ़ेंगे पावर को, फिर हम लोग एनर्जी को एक खास डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले देखेंगे हमारे पास वर्क क्या होता है, वर्क का फार्मूला क्या होता है। वर्क जो है हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, क्योंकि अगर हम देखें ये मेरे पास एक पेंसिल है, मैंने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाई, फिर इस पेंसिल पहले यहाँ पे थी, मैंने फोर्स लगाई, ये यहाँ पर आ गई, तो वहाँ से लेकर यहाँ तक आने में इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, इसके ऊपर फोर्स लगी, तो यानी कि इसने कुछ वर्क डन किया। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 वर्क, एनर्जी एंड पावर का जो है वो टेस्ट दे दिया जाए और आप लोग जो है वो मंडे को आपका टेस्ट हो और संडे को आप सारा दिन बैठ के पढ़ते रहो, वर्क, एनर्जी एंड पावर वाला चैप्टर पढ़ते रहो जी, अच्छे तरीके से याद कर लो, पढ़ के थक जाओ, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स आपने कोई काम नहीं किया, उसमें आपने कोई काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आप लोग एक जगह पे बैठ के पढ़ रहे हो जी, आप कुछ डिस्टेंस नहीं कवर कर रहे, कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहे, इसलिए वर्क डन जो है वो हमारे पास 0 है। तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है कि W = F.D। ठीक है, कि हमारे पास जब भी किसी बॉडी के ऊपर कोई फोर्स लगे और वो कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तब हम लोग कह सकते हैं कि उसने कुछ जो है वो वर्क डन किया है। अगर हम लोग एक ही जगह पर बैठ कर पढ़ते रहें या एक चीज़ को पकड़ कर हम लोग खड़े रहें काफ़ी देर तक, तो अब फिज़िक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने कोई भी वर्क डन नहीं किया। अब देखिए, वर्क का फार्मूला हम लोग 2 तरह लिखते हैं। एक तो हम लोग लिखते हैं W = F.D और फिर हम लोग लिखते हैं W = F.D cos थीटा, W = F.D या W = F.D cos थीटा, हम लोग इस तरह लिखते हैं। तो इसकी वजह क्या है? अब देखें, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इस ब्लॉक के ऊपर जो है हम लोगों ने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है और इस ब्लॉक ने जो है उसी डायरेक्शन में कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। अब देखें, ये हमारे पास फोर्स है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स भी हम लोगों ने लगाई है उसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और इस ब्लॉक ने जो है डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो वर्क डन का फार्मूला इस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे W = F.D। ठीक है, अगर हम लोग एक ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और उस ब्लॉक ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है उसकी डायरेक्शन भी वही है, उस तरह की कंडीशन में हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होगा वो होगा W = F.D। लेकिन अगर हम लोग देखें, अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, और उसको हम लोग को कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और वो जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कि फोर्स का कुछ कंपोनेंट जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, पूरी की पूरी फोर्स नहीं है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, जिस तरह इस केस में थी। मतलब कि अगर यहाँ से हम लोग जो है वो एक वर्टिकल ड्रा कर लें और यहाँ से भी एक वर्टिकल ड्रा कर लें, इसको हम लोग कह देंगे ये फोर्स है हमारे पास और ये वो जो है वो फोर्स का कुछ कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनेगा वो होगा हमारे पास थीटा। ठीक है, व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास
अब देखिए ये फोर्स, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने फोर्स ली है, एक्स एक्सिस के ऊपर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट ली है। ठीक है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। इसका मतलब ये है कि फोर्स का जो है कुछ कंपोनेंट है, कोई कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, पूरी की पूरी फोर्स नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, पूरी की पूरी फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं है, जो कि इस केस में थी। तो जब कोई फोर्स का जो है वो कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है, तब हम लोग, हमारे पास जो वर्क डन होता है उसका फार्मूला लिखते हैं हम लोग W=F.D। ठीक है, फोर्स जो है हमारे पास एक वेक्टर है, सॉरी फोर्स हमारे पास एक वेक्टर भी है और फोर्स एक एजेंट है। फोर्स हमारे पास स्टूडेंट्स एक ऐसा एजेंट है जो बॉडी को मूव करवाती है या मूव करवाने की कोशिश करती है। अब देखें, आपके घरों में दीवारें हैं, आप दीवार को खड़े धक्का लगाएं, उसके ऊपर इतनी फोर्स लगाएं जितनी आप में ताकत है, आप जो है उसके ऊपर फोर्स लगाते रहें, लेकिन वो दीवार जो है वो मूव नहीं करेगी। लेकिन आप जो फोर्स लगवा रहे हैं आप जो है उसको दीवार को मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह इसलिए कहा गया है कि फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी विच मूव द बॉडी और टेंड टू मूव विद द बॉडी, यानी कि बॉडी को या तो फोर्स मूव करवाती है या जो है वो फोर्स बॉडी को मूव करवाने की कोशिश करती है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। ठीक है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है मतलब कि फोर्स चेंज हो रही है, अगर फोर्स की अकेली डायरेक्शन चेंज हो रही है तब भी फोर्स चेंज हो रही है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फोर्स की जो दोनों चेंज हो रही हैं मतलब कि फोर्स में चेंजेस आ रहे हैं। तो वर्क डन का जो डिफाइन होगी हमारे पास, वर्क डन इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हमारे पास इस केस में हम लोग वर्क डन की जो डिफाइन करेंगे वो हम लोग करेंगे, वर्क डन इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जब हम लोग वर्क का फार्मूला लिखेंगे F.D, जो कि W=F.D cos थीटा के इक्वल होता है, क्योंकि यहाँ पर डॉट है और डॉट यानी कि यहाँ पर वेक्टर प्रोडक्ट है जो कि cos थीटा, जिसको cos थीटा रिप्रेजेंट करता है। तो इस केस में हमारे पास वर्क की जो डिफाइन आ गई, वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड अ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के उस कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। जब उन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब हमारे पास वर्क की डिफाइन आ जाएगी। जब हमारे पास कुछ एंगल बनता है, यानी कि फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में जो है वो एक्ट करता है, तब हमारे पास जो वर्क डन की डिफाइन आएगी वो ये होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन में है, उसका मैग्नीट्यूड, फोर्स के कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तब हमारे पास जो है वो वर्क की डिफाइन आ जाएगी। तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई कि फोर्स का जो वर्क का जो फॉर्मूला है वो W=F.D कब होता है, जब कोई एंगल नहीं बनता, यानी कि फोर्स की डायरेक्शन भी वही होती है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी बनती है। और वर्क का फार्मूला जब हमारे पास F.D या F जो कि F.D cos थीटा के इक्वल होता है वो तब बनता है जब फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो। ठीक है, तब हमारे पास ये फार्मूला बनता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम लोग जो दो आर्टिकल्स यहाँ पर मेन है वो ये है हमारे पास, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स और 4.2 आर्टिकल है हमारे पास, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स।
जो 2 आर्टिकल्स हैं हमारे इम्पोर्टेंट इस चैप्टर में अकॉर्डिंग टू फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, यानी कि फोर्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड भी है, उसकी डायरेक्शन भी है। अगर हमारे पास एक फोर्स है और उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो वो फोर्स जो कि सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ जो वर्क करती है उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। लेकिन अगर फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और डायरेक्शन सही वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तब वो फोर्स जो काम करती है उस जो वर्क परफॉर्म करती है उसको हम लोग कहते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स की जो है डायरेक्शन चेंज हो रही है और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, तब वो फोर्स जो वर्क परफॉर्म करती है उस वर्क को कहते हैं हम लोग वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यानी कि अगर या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो या हमारे पास डायरेक्शन चेंज हो रही हो या दोनों चेंज हो रहे हो, तब फोर्स जो वर्क परफॉर्म करती है वो हम लोग कह सकते हैं कि वो वर्क जो है वो एक वेरिएबल फोर्स से परफॉर्म हुआ है। तो यही चीज़ हम लोगों ने आगे उठाकर लिख देनी है। चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का हमारे पास जो पहला आर्टिकल है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, उसमें सबसे पहले हम लोग कांस्टेंट फोर्स की डिफाइन कर लेंगे कि इफ़ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिमेन सेम, यानी कि अगर हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहे, देन द फोर्स इज सेड टू बी अ कांस्टेंट फोर्स। तब हमारे पास जो फोर्स होती है वो हमारे पास कांस्टेंट फोर्स कहलाती है। यानी कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर उसके मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे, तब उस वक्त वो फोर्स जो वर्क परफॉर्म करती है तो हम लोग कहेंगे कि वो वर्क जो है वो कांस्टेंट फोर्स से परफॉर्म हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जो है वो वर्क डन की डेफिनेशन लिख लेते हैं बाय कांस्टेंट फोर्स। यानी कि कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन हुआ है उसकी हम लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने कांस्टेंट फोर्स की डेफिनेशन लिख ली कि अगर हमारे पास जो है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है फोर्स की वो सेम रहे तो फोर्स हमारे पास जो है वो कांस्टेंट फोर्स होती है। अब हम लोग जो है वो उस कांस्टेंट फोर्स से जो वर्क डन होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज, यानी कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन होता है कांस्टेंट फोर्स के थ्रू, उसको हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, ठीक है, और फोर्स का वो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, तो हमारे पास वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स आ जाता है। तो हमारे पास जो वर्क डन हुआ है कांस्टेंट फोर्स के थ्रू, उसकी डेफिनेशन हम लोगों ने कैसे लिख ली कि वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का वो वाला कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये एक ब्लॉक है, ठीक है, वो उसको हम लोगों ने इस तरह मूव करवाना है और फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्स है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, और फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। यहाँ से भी हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रा किया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर ड्रा किए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यानी कि फोर्स का जो है कुछ कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट, वो वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, अगर हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट हम लोगों ने फिर यही चीज़ एक्सप्लेन कर देनी है। ये पूरा ये जो क्वेश्चन लिखने का प्रॉपर मेथड है यहाँ पर, नेक्स्ट हम लोगों ने फिर यही सारी चीज़ लिख देनी है। इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ वेक्टर, if a constant force F act on a body and a body moves through a displacement D, कि हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्स है F है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, और फिर जो बॉडी जो है वो कोई अच्छे डिस्प्लेसमेंट के थ्रू मूव करती है लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जाहिर सी बात है अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है तो बॉडी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अगर फोर्स की डायरेक्शन इस तरह है यानी कि फोर्स का कोई कंपोनेंट है तो अब भी बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगी along the direction of force, then the work done can be defined as W is equal to FD, where F is the magnitude of force and जो D है is the magnitude of displacement है हमारे पास। ठीक है, जब मैग्नीट्यूड, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने ये ऊपर एरो हेड नहीं लगाए।
अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो W=F और D लिख देते हैं और नीचे ये लिख देते हैं कि वेयर F इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड D जो है ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। तो अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो यही गलती करते हैं, तो आप लोगों ने इस गलती को अवॉइड करना है। मैग्नीट्यूड फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सही तरीके से लिखना है, ठीक है। डी जो था हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड था। नेक्स्ट हमारे पास जो कांस्टेंट फोर्स वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की जो हमारे पास एग्जांपल लिखेंगे, यानी कि पुशिंग अ वॉल में टायर योर मसल्स, यानी कि जब हम लोग, अब देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों में बड़ा जज्बा है कि अब हम लोग ना इस दीवार को गिरा देंगे, ठीक है। आप लोग जो एक दीवार को इतनी देर से पुश किए जा रहे हो, इतनी देर से पुश किए जा रहे हो कि आपके मसल जो हैं वो थक के हैं, लेकिन वो दीवार नहीं गिरा सके आप, तो फिर आपका जो वर्क डन है वो ज़ीरो है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज़ ज़ीरो, क्योंकि आपने दीवार को धक्का लगाए जा रहे हो, उससे आप क्या हो रहा है, ज़्यादातर क्या हो रहा है, आपके मसल्स ही थक रहे हैं ना, दीवार तो नहीं गिर रही। इस वजह से दीवार ने कुछ डिस्प्लेसमेंट तो कवर किया नहीं है, इस वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, इसलिए वर्क डन क्या है, ज़ीरो है। क्योंकि वर्क डन तो बात ही सिंपल सी बात यही है कि अगर कोई सी बॉडी के ऊपर फोर्स लगे और वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे तो हमारे पास जो है वो वहाँ पर वर्क डन होता है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये है हमारे पास, इफ़ अ फोर्स F makes on angle theta with the displacement D vector, the work done is equal to the product of the component of force along the direction of displacement magnitude of the displacement। वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखी कि ये हमारे पास फोर्स का वो वाला कंपोनेंट है जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सारी की सारी फोर्स तो हमारे पास यहाँ पर है F वेक्टर, ठीक है, और फोर्स का ये वाला कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जब फोर्स के उस कंपोनेंट के साथ प्रोडक्ट लेते हैं जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है, और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंगल थीटा बन रहा है, तब हमारे पास वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आता है। तो यही चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोगों ने यही चीज़ लिखी है, if a force F vector make an angle theta with the displacement D vector, the work done is equal to the product of magnitude of force along the direction of displacement and magnitude of displacement। अब देखिए फोर्स का जो कंपोनेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में था वो था हमारे पास F cos थीटा, और ये जो D है हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अब हमारे पास जब हम लोग इन ब्रैकेट्स को जो है वो ख़त्म करना चाहेंगे, तब हमारे पास ये F और D आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और वर्क हमारे पास जो है FD cos थीटा आ जाएगा, और इस FD cos थीटा को हम लोग W=F एरो डॉट D एरो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वर्क का फॉर्मूला एक होता है W=FD, जब पूरी फोर्स ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, तब वर्क का जो फॉर्मूला बनता है वो हमारे पास W=FD होता है। लेकिन अगर हमारे पास फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, यानी कि पूरी फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में ना हो, फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो, तब हमारे पास वर्क का जो फार्मूला बनता है वो W=F एरो डॉट D एरो होता है। तो ये दो चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो ये हमारे पास जो है ये बेसिक से फार्मूले हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम लोग वर्क की एक और डेफिनेशन भी बना सकते हैं। इस फार्मूले से हम लोग वर्क की एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि दी वर्क इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि वर्क जो है हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अगर हम लोग स्टूडेंट्स वर्क का जो है वो यूनिट निकालना चाहें, वर्क का यूनिट, तो अब देखें हमारे पास ये फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो वर्क का यूनिट हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखें न्यूटन मीटर जो है वो हमारे पास 1 जूल के इक्वल होता है, तो वर्क का यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर भी है जो कि 1 जूल के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास 1 जूल की अगर हमारे पास डेफिनेशन पूछ लें तो कि हमारे पास जूल्स में कितना वर्क डाउन हुआ है, तो अब तब हम लोग वर्क की डेफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि इफ़ 1 न्यूटन फोर्स, अगर हमारे पास एक बॉडी है, ये हमारे पास एक ब्लॉक है, इसके ऊपर जो है 1 न्यूटन फोर्स एक्ट की है, और जिसकी वजह से इस ब्लॉक ने जो है वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तब हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास 1 जूल है,
ठीक है। हमारे पास जो वर्क है उसका जो दूसरा यूनिट है हमारे पास, उसको हम लोग जॉल बोलते हैं। और जॉल की डेफिनेशन हम लोग इस तरह लिखते हैं कि इफ़ 1 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कवर्स द डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि हमारे पास अगर एक बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगती है 1 न्यूटन और वो बॉडी जो है वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तब हमारे पास जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास होता है 1 जॉल। ठीक है स्टूडेंट। तो अगर हम लोग डायमेंशंस की बात कर लें कि हमारे पास जो वर्क की डायमेंशंस है वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो अब देखें W इज इक्वल टू न्यूटन मीटर है हमारे पास। न्यूटन हमारे पास क्या है, न्यूटन की डायमेंशन हम लोग कैसे निकालेंगे, एट F इज इक्वल टू MA। ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। मैस है, ये M मैस है, मैस की डायमेंशन होती है M, और एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। ये M है, मीटर है, इसकी डायमेंशन होती है L, और S जो है वो S पर स्क्वायर, ये हमारे पास टाइम है तो इसकी डायमेंशन होती है T-2। ठीक है। ये हमारे पास न्यूटन की डायमेंशन होगी, और मीटर की डायमेंशन है हमारे पास L। जब ये L और इस L की पावर भी 1 है, इस L की पावर भी 1 है, जब ये L और ये L दोनों जो है वो इनकी पावर्स जब ऐड होंगी तो हमारे पास जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी वर्क की डायमेंशन, वर्क की जो हमारे पास डायमेंशन आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी ML/T पर स्क्वायर। ये हमारे पास जो है वो वर्क की डायमेंशन आ जाएगी। आपको पीछे जो चीज़ें पढ़ाई हैं वही हम लोग सारी एक वर्क की दूसरी अनदर डेफिनेशन क्या है, यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, डेफिनेशन ऑफ जाउल क्या है, वो सारी हम लोग लिख देते हैं कि अनदर डेफिनेशन ऑफ वर्क हमारे पास क्या बनती है कि वर्क कैन बी डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। के वर्क जो है वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का जो है वो डॉट प्रोडक्ट है, जो कि हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू F रो डॉट D रो। ठीक है। ये हमारे पास जो है वो वर्क की डिफाइन आ गई। फिर हम लोगों ने इसका यूनिट लिख दिया कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि फोर्स भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स की भी कुछ ना कुछ डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है, और डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट की भी हमारे पास कोई ना कोई डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड है। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जब प्रोडक्ट लें तो वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। अब हम लोगों ने फोर्स ऑफ और डिस्प्लेसमेंट का जब वेक्टर प्रोडक्ट लिया तब हमारे पास जो वर्क जो है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई। तो वर्क इज़ जो है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी इफ़ SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर, और वर्क का जो SI यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन मीटर होता है। वर्क फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो हमारे पास जो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, इफ SI यूनिट इज़ न्यूटन मीटर आल्सो नोन एज जाउल, और इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर वो उसको हम लोग जो है वो जाउल भी कहते हैं, क्योंकि 1 जाउल जो है हमारे पास वो न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डायमेंशन आ गई कि हम लोगों ने अभी पीछे जो है वर्क की डायमेंशन भी निकाली है कि वर्क की जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है W इज इक्वल टू F। वर्क का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है न्यूटन मीटर। अगर हम लोग न्यूटन की डायमेंशन निकालें तो F इज इक्वल टू MA, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। ये M जो है हमारे पास मैस है, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है हमारे पास LT-2, और फिर हमारे पास ये जो M है मीटर है, इसकी डायमेंशन होगी L। तो फिर हमारे पास जो वर्क की डायमेंशन होगी वो हमारे पास होगी ML²T-2। ये हमारे पास जो है वो वर्क की डायमेंशन होगी। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि द डायमेंशन ऑफ वर्क इज़ ML²T-2। ये हमारे पास जो है वो वर्क की डायमेंशन आ गई। तो अब हमारे पास जो है वर्क का यूनिट जो न्यूटन मीटर है वो 1 जाउल के इक्वल है। तो फिर हम लोग जो है वो जाउल की डेफिनेशन भी अक्सर हमसे पूछ लेते हैं कि जाउल की डेफिनेशन बताएं। तो जाउल की हम लोग डेफिनेशन जो है वो इस तरह बता सकते हैं, अ वर्क डन इज सेड टू बी 1 जाउल, कि हम लोग कह सकते हैं कि 1 जाउल जो है वो वर्क डन हुआ है। When 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब किसी भी बॉडी के ऊपर जो है वो 1 न्यूटन फोर्स लगती है, एंड इट कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर, और वो बॉडी जो है वो
1 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कवर करती है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में। यानी कि हमारे पास अगर एक बॉडी है उसके ऊपर जो एक फोर्स लगी है जो कि 1 न्यूटन की इक्वल है, और 1 न्यूटन फोर्स लगने की वजह से बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो भी हमारे पास जो है वो 1 मीटर है, तब हम लोग कह सकते हैं कि जो वर्क हमारे पास से डन हुआ है वो हमारे पास 1 जॉल है। तो हमारे पास वर्क की डेफिनेशन आ गई कि वर्क डन इज सेड टू बी 1 जॉल व्हेन 1 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड इट्स कवर अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जॉल। मेरे पास कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस क्या हैं कि थीटा जब 0 के इक्वल होगा तब कितना वर्क डन मैक्सिमम होगा या 0 मिनिमम होगा। जब थीटा जो है वो 90 से स्मॉलर होगा तब वर्क डन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा। जब थीटा जो है 90 के इक्वल होगा तब वर्क डन 0 होगा। या थीटा जो है 90 डिग्री से अबव होगा यानी कि 90 डिग्री से ग्रेटर होगा तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा। ये हमारे पास जो है वो कुछ स्पेशल केसेस हैं जो कि हम लोगों ने आज पढ़ने हैं। सबसे पहला केस है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री वर्क डन इज़ पॉजिटिव। वर्क डन पहले उन्होंने कहा है कि जब थीटा हमारे पास जो है वो 0 डिग्री के इक्वल होता है तब जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है यानी कि मैक्सिमम होता है। अब देखिए हमारे पास जो वर्क का फार्मूला है वो हमारे पास है F.D W इज इक्वल टू एफ एरो हेड डॉट डी एरो हेड, और W इज इक्वल टू F.D cos थीटा। थीटा की वैल्यू हमें बता दी गई कि थीटा जो है वो 0 डिग्री की इक्वल है, तो यहाँ पे थीटा की जगह हम लोग जो है वो 0 डिग्री पुट कर देंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास cos 0 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। तो हम लोग cos 0 डिग्री की वैल्यू जब 1 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू F.D आ जाएगा यानी कि मैक्सिमम वर्क डन होगा। और स्टूडेंट्स हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है पीछे कि हमारे पास अगर देखें कि ये हमारे पास एक ब्लॉक है और हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी वही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है, तो वर्क डन जो है हमारे पास मैक्सिमम होगा। और इस केस में वर्क का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास F.D होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो हमारे पास वर्क डन जो है वो मैक्सिमम हो गया यहाँ पर। यानी कि अगर आपके पास कोई भी एमसीक्यूज आ जाए और हम आपके पास लिख दिया जाए कि W इज इक्वल टू F.D तो हाउ मच वर्क इज़ डन इन दिस केस, तो आपने कहना है कि वर्क डन इज़ मैक्सिमम वर्क डन होता है जब W इज इक्वल टू F.D के इक्वल होता है। यानी कि कोई भी थीटा जो है 0 डिग्री के इक्वल है, यानी कि कोई भी फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लग रही है, ये ब्लॉक है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कोई भी यहाँ पर जो है वो एंगल नहीं बन रहा, इसलिए हमारे पास जो वर्क डन है वो मैक्सिमम हो रहा है। जो हमारे पास सेकंड केस है वो ये है, हमारे पास थीटा इज स्मॉलर देन 90 डिग्री। पहले तो हमारे पास जो थीटा था वो तो 0 डिग्री के इक्वल था, वर्क डन मैक्सिमम हो गया क्योंकि W इज इक्वल टू F.D आ गया, कोई भी एंगल नहीं बना। तो अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से स्मॉल है, और उस केस में उन्होंने कहा है कि उस केस में जब थीटा जो है 90 डिग्री से स्मॉल होता है उस केस में जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। ये देखें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये लाइन लिखी हुई है कि जब थीटा हमारे पास जो है वो 90 डिग्री से स्मॉल होता है, स्मॉलर देन 90 डिग्री होता है, तो उस केस में हमारे पास जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। तो अब हम लोग देखें कि 90 डिग्री का एंगल कब बनता है, जब अब देखें ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर जो है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारे पास। लेकिन जब हमारे पास एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम होगा, ठीक है, एंगल 90 डिग्री से कम होगा, यहाँ पे थीटा एंगल जो है वो जब इस 90 डिग्री से जो है वो कम होगा तो हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि पूरी की पूरी फोर्स तो नहीं, लेकिन फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। 90 डिग्री का एंगल हमारे पास तब बनता है कि जब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास फोर्स है वाई एक्सिस के अलोंग, और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग, और यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है। अब हमारे पास अगर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री से कम हो, यानी कि यहाँ ऐसे जाने के बजाय ऐसे चला जाए और यहाँ पर जो है हमारे पास एंगल थीटा बन जाए, तो हमारे पास वर्क डन जो है पॉजिटिव होता है क्योंकि हमारे पास फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट जो है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास वर्क डन हो रहा है। जो हमारे पास थर्ड केस है वो ये है हमारे पास, व्हेन
थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, वर्क डन इज ज़ीरो। थीटा हमारे पास जो है वो 90 डिग्री के इक्वल हो, उन्होंने कहा है कि वर्क डन इज ज़ीरो है। वर्क का फार्मूला आपको पता है कि W इज इक्वल टू एफ एरो हेड डॉट डी एरो हेड है, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा के इक्वल आ गया। थीटा हमारे पास, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री की है, कोस 90 डिग्री हमारे पास ज़ीरो के इक्वल होता है। इस वजह से यहाँ पर जब हम लोग ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास W इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया, यानी कि नो वर्क डन आ गया। अब ये चीज़ हम लोग कैसे कह सकते हैं कि जब थीटा जो है वो 90 डिग्री की इक्वल हो तो वर्क डन ज़ीरो होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फोर्स अगर हम लोग ले वाई एक्सिस के ऊपर लॉन्ग, ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है, जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास 90 डिग्री की इक्वल है। फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ने इस डायरेक्शन में होना है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कुछ होगी ही नहीं। अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो हमारे पास वर्क डन भी नहीं होगा। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जब थीटा जो है वो 90 डिग्री की इक्वल हो तब वर्क डन जो होता है वो ज़ीरो होता है, यानी कि वर्क डन नहीं होता। जो नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ केस है वो ये है कि व्हेन थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री वर्क डन इज नेगेटिव। थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर हो। अब 90 डिग्री थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल कब होता है, यानी कि ये फोर्स है हमारे पास, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इस केस में हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री से कम था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर लाइन लगाई थी, लेकिन यहाँ पर थीटा जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास इस डायरेक्शन में जो है वो फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और हमारे पास जो थीटा बन रहा है वो यहाँ पर है, बन रहा है एंगल यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो यही चीज़ उन्होंने हमें बताई कि व्हेन थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है तो वर्क डन जो है वो नेगेटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि अब देखें कोई फोर्स का कोई ना कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में तो है, लेकिन डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। कोई ये फोर्स का ये जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है फोर्स का कंपोनेंट, लेकिन डायरेक्शन के ऑपोजिट है, ठीक है। यानी कि फोर्स जो है वो फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है इस तरफ इस डायरेक्शन में है, लेकिन वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, इसलिए वर्क डन हो रहा है लेकिन बहुत ही कम हो रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो ये हमारे पास केस था, केस नंबर 4, व्हेन थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर होता है तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव होता है। ये हमारे पास स्पेशल केसेस थे। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि थीटा 0 डिग्री के इक्वल होता है तो वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव मैक्सिमम होता है। फिर हम लोगों ने दूसरा केस पढ़ा कि थीटा जो है वो 90 डिग्री से स्मॉलर होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। तीसरा केस है हमारे पास व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री वर्क डन इज़ ज़ीरो, और चौथा केस था हमारे पास व्हेन थीटा जो है वो ग्रेटर होता है 90 डिग्री से वर्क डन इज़ नेगेटिव। अब हम लोगों ने छठा केस पढ़ना है, सॉरी 5वां केस पढ़ना है। हमारे पास जो 5वां केस है वो ये है कि व्हेन थीटा जो है वो 180 डिग्री की इक्वल हो वर्क डन इज़ मिनिमम, तब वर्क जो है वो मिनिमम डन होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग हमारे पास जो चौथा केस था वो कुछ इस तरह था कि हमारे पास फोर्स का जो कंपोनेंट था उसकी डायरेक्शन इस थी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ थी, तो वर्क डन हमारे पास नेगेटिव तो था, और हमारे पास जो थीटा था वो 90 डिग्री से ग्रेटर डन था, यानी कि वर्क तो कुछ ना कुछ तो डन हो रहा था लेकिन वर्क डन जो था वो नेगेटिव वो था, क्योंकि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इस तरफ अगर कोई बॉडी जो है इस तरफ डिस्प्लेसमेंट कवर करती तो वर्क डन पॉजिटिव होता, लेकिन फोर्स का कंपोनेंट जो था वो इस तरफ था, थीटा जो है वो 90 डिग्री से ग्रेटर था, इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो। तो अब हमारे पास उन्होंने कहा कि जो हमारे पास थीटा है वो 180 डिग्री की इक्वल है, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ है और हमारे पास फोर्स का जो कंपोनेंट है वो इस तरफ है। यहाँ पर हमारे पास एंगल बन रहा है वो हमारे पास 180 डिग्री है। केस में तो फोर्स का कंपोनेंट था वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन इस केस में हमारे पास फोर्स का जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा कम कर रहा है, ठीक है। फोर्स इस डायरेक्शन में है इस तरफ और डिस्प्लेसमेंट इधर है, इसीलिए थीटा जो है 180 डिग्री की इक्वल है और वर्क डन हमारे पास मिनिमम होता है। तो हम पर हमारे पास जब हम लोग जो है पुट करते हैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री, W इज इक्वल टू एफ डी
एफ डॉट डी डब्ल्यू इज एफ डी कोस थीटा, थीटा की वैल्यू हमारे पास 180 डिग्री आ गई। 180 डिग्री जब पुट की तो हमारे पास कोस 180 जो होता है हमारे पास कोस 180 जो होता है वो हमारे पास -1 की इक्वल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है वो -1 की वैल्यू पुट की। एफ डी जब अंदर जो है मल्टीप्लाई हुआ -1 से तो डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव एफ डी आ गया हमारे पास। तो फिर हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया कि जो वर्क डन हुआ है वो हमारे पास मिनिमम हुआ है। तो इस तरह हम लोगों ने पांचवा केस भी ये सॉल्व कर लिया कि जब हमारे पास थीटा जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है तो वर्क डन हमारे पास मिनिमम होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इस तरफ होती है और फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ होती है। वर्क जो है वो डन तो हो रहा है, यानी कि ये फोर्स का कंपोनेंट है, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो कर रहा है डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम कर रहा है। इस वजह से हमारे पास वर्क डन जो है वो मिनिमम है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक का एक पार्ट है वो है हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क हम लोग पढ़ते हैं और ये ग्राफ हम लोगों ने इस तरह जो है वो ड्रॉ करना है कि हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट रहे और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो शायद चाहे कांस्टेंट ना रहे, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास कांस्टेंट रहे। यानी कि अगर हमारे पास अगर कोई बॉडी है वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है तो उसके ऊपर 3 न्यूटन फोर्स लगे। अगर कोई बॉडी है वो 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, यानी कि 2 मीटर जो है वो और डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेती है, तो उस वक्त उसके ऊपर जो फोर्स लगती है वो लगी हो वो भी 3 न्यूटन हो। अगर कोई बॉडी जो है वो 4 मीटर से 6 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर ले, उस वक़्त उसके ऊपर जो फोर्स लगे वो भी 3 न्यूटन हो। तो यानी कि हमारे पास जो फोर्स है वो कांस्टेंट होनी चाहिए ताकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्प्लेसमेंट कवर कर सके। तो हमारे पास जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो हम लोग कैसे लिखेंगे कि हमारे पास देखें कि ये हमारे पास हम लोगों ने वाई एक्सिस के ऊपर फोर्स ले ली है, एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, हमारे पास जो है वो 3 न्यूटन, यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने, फिर हमारे पास 4 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने, फिर हमारे पास 6 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया बॉडी ने। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर की फोर्स लगी। ठीक है, 3 न्यूटन की फोर्स लगी, बॉडी ने जो है 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। फिर जो है 3 न्यूटन की फोर्स लगी और बॉडी ने 2 मीटर से 4 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। फिर हमारे पास 3 न्यूटन की फोर्स लगी और बॉडी ने जो है वो 4 मीटर से 6 मीटर तक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। ठीक है, 3 न्यूटन फोर्स को और जो जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है बॉडी ने, जो हमारे पास 3 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स है और जो हमारे पास बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, हम लोगों ने उनको मैच कर दिया। अगर हम लोग इस ग्राफ को प्लॉट कर रहे दें, यानी कि यहाँ से जो है वो फिल कर दें, तो ये जो चीज़ है ये हमें शो करवाती है कि वर्क डन कितना हुआ है। ये जो एरिया है अंडर द ग्राफ, ये एरिया हमें रिप्रेजेंट करता है कि कांस्टेंट फोर्स से वर्क डन कितना हुआ है, क्योंकि कांस्टेंट फोर्स को हम लोगों ने वाई एक्सिस के अलोंग लिया, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को हम लोगों ने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया। तो हमारे पास इस ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो हमारे पास जो है वर्क डन बताएगा। अगर हम लोग इस पॉइंट को ओ का नाम दे दें, इसको पी का, इसको क्यू का, और इस पॉइंट को हम लोग दे दें नाम आर का। ठीक है, ओ पी क्यू आर। ठीक है, अगर हम लोग ओ पी जो है हमारे पास कौन सी चीज़ ये रिप्रेजेंट करती है, ओ पी हमारे पास जो है ये फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो ओ आर है हमारे पास, अब ये देखिए ओ आर हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है, इस वजह से जो ओ आर है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, ओ पी हमारे पास जो है वो फोर्स को शो कर रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, और ओ आर जो है वो डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो फिर हमारे पास यही चीज़ जो है वो आ गई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्क में। तो यही सारी चीज़ें हम लोगों ने लिख देनी है। ग्राफिकली द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, यानी कि हमारे पास ये जो हमारे पास एरिया है, ये जो शेडेड एरिया है जिसको मैंने मार्कर से शेड किया है, ये जो एरिया है अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व,
फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व क्या है हमारे पास, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 3 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स लग रही थी और यहाँ पर हमारे पास 6 मीटर तक डिस्टेंस कवर हुआ था। तो इनको हम लोगों ने एक कर्व से ज्वाइन कर लिया और इस कर्व के अंडर जो एरिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, क्योंकि ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स है, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है और यह डिस्प्लेसमेंट है, तो ये हमारे पास कर्व है और इस कर्व के अंडर जो एरिया है हमारे पास वो हमारे पास वर्क डन है जो कि कांस्टेंट फोर्स से हुआ है। ग्राफिकली द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। इफ़ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द फोर्स, अगर हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करें कि ये जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस के अलोंग फोर्स वाई एक्सिस के अलोंग है एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, देन द एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखें हमारे पास ये जो ओ पी है ये हमारे पास फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस, ओ आर जो है हमारे पास ओ आर हमारे पास जो है वो डिस्प्लेसमेंट को कवर कर रहा है लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो एरिया अंडर द ग्राफ हमारे पास क्या है, ओ पी हमारे पास किसकी इक्वल आ गया, एफ की इक्वल, ओ आर जो है हमारे पास डी की इक्वल है और एफ डी का जब हम लोग प्रोडक्ट लें तो ये हमारे पास डब्ल्यू के इक्वल आता है। तो इस केस में फोर्स इज़ not in the direction of displacement, the graph is plotted between f cos theta and d। अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो प्लॉट किया जाए f फैक्टर f cos थीटा एंड d के दरमियान, यानी कि अगर हमारे पास कोई केस है वो अगर हमारे पास देखें फोर्स का कोई कंपोनेंट जब डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करता है तो हमारे पास जो वर्क का फार्मूला होता है वो हमारे पास एफ डॉट डी आता है। उन्होंने कहा इस केस में इन केस फोर्स इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जब हम लोगों ने एफ कोस थीटा यानी कि ये जो फोर्स का कंपोनेंट है और ये जो डिस्प्लेसमेंट डी है, जब इन दोनों के दरमियान हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है तब जो हमारे पास फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, फोर्स उस केस में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होती, क्योंकि अब देखें कि हमारे पास हम लोगों ने पहले भी एक डायग्राम देखी है कि जब फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होता है तो वो किस तरह आता है। तो वो फोर्स का कोई कंपोनेंट अब देखें हमारे पास अगर हम लोग वाई एक्सिस के अलोंग जो है वो फोर्स ले लें, एक्स एक्सिस के अलोंग जो है वो डिस्प्लेसमेंट ले लें, ठीक है, और ये फोर्स का कंपोनेंट है, ये फोर्स का कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग अगर ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ पर हमारे पास जो है इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लें, फिर इसका परपेंडिकुलर ड्रा कर लें। ठीक है, ये हमारे पास इसको ओ का नाम दे दें पॉइंट को, इसको पी का, इसको क्यू का और इसको हम लोग आर का नाम दे दें। तो ओ पी जो है हमारे पास, फिर यहाँ पर ओ पी जो है वो ये वाला f की इक्वल नहीं आएगा, हमारे पास ओ पी जो है वो f कोस थीटा की इक्वल आएगा। ओ पी हमारे पास f कोस थीटा के इक्वल होगा, ओ पी फिर हमारे पास f कोस थीटा के इक्वल आएगा और ये वाली जो फोर्स होगी वो इस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में नहीं होगी, बल्कि इस फोर्स का ये जो कंपोनेंट है f कोस थीटा वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होगा। तो वही चीज़ हमारे पास यहाँ पर लिखी है कि इन केस फोर्स इज़ नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट द ग्राफ इज़ प्लॉटेड बिटवीन f कोस थीटा एंड d। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी वर्क की वो भी अच्छे तरीके से पढ़ ली। आप लोगों को मैं सारा ये लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो एक दफ़ा दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों ने जिस तरह सॉल्व करके आना है, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स अगर आपके पास आ जाए तो आप लोगों ने जिस तरह इसको लिखना है, इसकी सारी हेडिंग्स, फिर जिस तरह आप लोगों ने इसको सॉर्ट आउट करके आना है, ये सारी चीज़ आप देख लें दोबारा से एक दफ़ा, ताकि आप लोगों को पेपर हल करने में आसानी हो। उसके अलावा आपको मैंने सारा कुछ इस लेक्चर के बारे में समझा दिया है। उम्मीद है कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर लेक्चर की समझ आ गई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा।